नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम हर शाम यहाँ पर जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें दोस्तों हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको आता हो लास्ट में आप कमेंट कर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो जो क्वेश्चंस आपको आए उस पर आप सही का यहाँ पर आंसर लगाएंगे और लास्ट में आप ज़रूर बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। बताएंगे खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ से इसको भी आप याद रखेंगे। तो बाबर वर्सेस कौन था। तो बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। इसको आपको ध्यान रखना है। अब 1526 दोस्तों एक महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था बताएंगे। तो यह आपका हुआ था दोस्तों बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन था। इब्राहिम लोदी। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का युद्ध। तो हमने क्या क्या इसमें देखा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, और 1526 में दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न बताएंगे कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों यह 1398 में ईस्वी में इसमें आक्रमण किया था भारत पर। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें। तो जिस प्रश्न से संबंधित दोस्तों अदर क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए होंगे उनको भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो बताएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इसको आपको ध्यान रखना है। 25 जनवरी को बताएंगे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। तो व्याकरण की पुस्तक कौन सी है पहली। तो यह हो जाएगा दोस्तों अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक है। किसके द्वारा रचित है बताएंगे। तो यह रचित है महर्षि पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा रचित है, महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी रचित है, जो कि व्याकरण की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, याद रखेंगे पाणिनि। अब देखिए यहाँ पर वेदों की अगर हम बात करें तो कितने वेद हैं आप सभी को पता है दोस्तों। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, याद रखेंगे। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। और मंत्रों का उल्लेख किसमें है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में ही मंत्रों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है बताएंगे। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, याद रखेंगे फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बताएंगे बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो याद रखेंगे दोस्तों पंजाब का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। और पूछ ले गिद्दा,
गिद्दा भी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। तो वैसाखी, गिद्दा और लोहड़ी, लोहड़ी भी दोस्तों पंजाब में मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये पंजाब की क्या है? प्रमुख त्यौहार हैं। गुजरात में आप सभी को पता होगा दोस्तों, गरबा, डांडिया, गरबा, डांडिया, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है, याद रखेंगे। उत्तर भारत का कथक याद रखेंगे, कथक कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, या उत्तर भारत भी दे दे तो भी हम यहाँ पर कथक लगा देंगे। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, बताएंगे। तो सरोजिनी नायडू जी को भारत का कोकिला कहा जाता है। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जी को भारत का क्या कहा जाता है? कोकिला। इनसे संबंधित लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर, क्योंकि ये एक गायिका थी तो इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता है, और सरोजिनी नायडू जी को भारत का कोकिला कहा जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए, इनसे हम महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। सरोजिनी नायडू, अगर पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल, यहाँ पर फर्स्ट महिला राज्यपाल पूछे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। यदि पूछे किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की, याद रखेंगे। मीरा कुमार, याद रखेंगे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर यानी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की थी? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की थी। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू जी को। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत की? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकता है? बताएंगे। विधानसभा द्वारा पारित यानी विधानसभा यदि किसी विधेयक को पारित करता है तो विधान परिषद उसका क्रियान्वयन होने से उसे पहले उसे कितने समय तक रोक सकता है? तो 4 माह तक अधिकतम रोक सकता है, याद रखेंगे। कितने माह तक? अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। तो सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएं क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध है? यानी कोई भी प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखेंगे 350A में मातृभाषा में शिक्षा, प्राइमरी लेवल तक मातृभाषा में शिक्षा देने का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो याद रखेंगे 350A में। अब याद रखेंगे 343 में क्या है दोस्तों? तो ये राज्य की राजभाषा, राजभाषा किस में है? 22 भाषाओं का उल्लेख, तो अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत, याद रखेंगे। पंचायतों का उल्लेख, इसमें पंचायतों का उल्लेख किस में है? पंचायत, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किस में है? तो ये आपका अनुच्छेद 44 में है। इन सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो किस भाग में संघ का उल्लेख है यानी संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है? तो भाग 3 में क्या है? आप सभी को पता होगा, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। भाग 5 में क्या है? तो याद रखेंगे संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका।
संघीय कार्यपालिका किसमें है? भाग 5 में, याद रखेंगे। भाग 6 में क्या हो जाएगा? ये संघीय कार्यपालिका है, संघ की, और ये राज्य की कार्यपालिका हो जाएगी, राज्य की कार्यपालिका। भाग 9 में ये पंचायत से संबंधित, क्योंकि भाग 9 में ही क्या है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सब किस में है? भाग 9 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलें। देखिए अगला प्रश्न है कि तीस्ता निम्न बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। तीस्ता निम्न बांध यानी तीस्ता लो डैम किस राज्य में है? तो यह आपका सिक्किम राज्य में है। किसमें? सिक्किम में, यानी बी वाला करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो शिवालिक जो पर्वतमाला है यह किस पर्वतमाला का भाग है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। किस पर्वतमाला का भाग है? यह हिमालय का भाग है, यानी डी वाला करेक्ट आंसर होगा, हिमालय का भाग है। अरावली की बताएंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, याद रखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे। अगला प्रश्न है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे सावरकर बंधु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन थे सावरकर बंधु में? तो याद रखेंगे विनायक सावरकर, एक विनायक सावरकर थे, विनायक सावरकर, और दूसरे कौन थे? गणेश सावरकर, याद रखेंगे गणेश सावरकर। ये सावरकर बंधु थे, इनके द्वारा ही दोस्तों अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर सही है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर वित्त आयोग निम्न में से किस को अपनी रिपोर्ट सौंपता है? ये क्वेश्चन बताएंगे कि वित्त आयोग जो होता है वह किसे अपनी रिपोर्ट को सौंपता है? तो वित्त आयोग दोस्तों राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, याद रखेंगे। डी वाला करेक्ट आंसर होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कहीं ये हम सोच कर ना लगा दे कि वित्त आयोग वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपना यहाँ पर रिपोर्ट सौंपता है, और जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में पेश करवाया जाता है, तो याद रखेंगे कि किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को वित्त आयोग अपना रिपोर्ट सौंपता है, तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। सी वाला करेक्ट आंसर होगा गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था, यानी डी वाला करेक्ट आंसर होगा औद्योगिकरण। अच्छा ये किस मॉडल पर आधारित था, ये बताएंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताएंगे। जो भारत में गणतंत्र दिवस पर परेड किया जाता है
उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, याद रखेंगे। और इसी संबंधित एक आप क्वेश्चंस बताएंगे, कमेंट में इस क्वेश्चंस आपको बताना है कि भारत में जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है, यानी किस मंत्रालय द्वारा वह आयोजन किया जाता है। भारत में जो परेड, यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस पर परेड की जाती है, यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, इसको आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करता है, इसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है यह? याद रखेंगे, नर्मदा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, नर्मदा नदी, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है, बताएंगे? लोकप्रिय उपन्यास पिंजर, पिंजर के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम पिंजर के लेखक, बी वाला करेक्ट आंसर होगा, अमृता प्रीतम। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, बताएंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पैनल के सदस्य में से कोई व्यक्ति। तो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के टेस्ट में आपका कितना स्कोर रहा, और आप सभी का यहाँ पर स्कोर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हर टेस्ट में, तो आज के टेस्ट में आप ज़रूर बताएंगे। और एक क्वेश्चन दो दोस्तों हमने यहाँ पर पूछा था कि जो परेड का आयोजन गणतंत्र दिवस पर किया जाता है वह किस मंत्रालय के अधीन होता है, कौन सा मंत्रालय उसे आयोजित करता है, उसको आपको यहाँ पर कमेंट में, आज के कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।